नाज़रीन, इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों से फायरिंग की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। कराची में एक बार फिर खून खराबा होने वाला है। जगह जगह मोर्चे लगने वाले हैं, एक दूसरे पर शदीद हमले होने वाले हैं। दूसरे लफ्जों में आप वाज़े तौर पर याद रखिए कि सिविल वॉर होने वाली। सवाल ये है, ये दावा मेरा नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत का दावा है कि जो कि इस वक्त हुकूमत के साथ जुड़ी हुई है। नाज़रीन, लोग घरों में महसूर हो चुके हैं और शहर पर खौफ की फजा तारी है। और क्या वाकई में कराची में एक बार फिर एक दिन के अंदर 100 लाशें मिलने वाली है? और ये तैयारी कौन कर रहा है? ये जंग बंदूकों की नहीं, खामोशियों की है। जवाब कौन देगा? आज के प्रोग्राम में जहां मैं आपको एक तहलका खेज खबर दूंगा, वहीं पर एक और अहम बात यह है कि आज क्यों कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा की अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म किया गया, किसके कहने पर यह मामला हुए। अंदर की खबर। यहां पर बात नहीं रुकी है, बल्कि इससे भी तहलका अंगेज खबर ये कि आज एफआईआर दर्ज हो गई पूरे 8 दिन के बाद। लेकिन ये एफआईआर किसने दर्ज की है, किसे मुलजिम करार दिया गया है, आखिर गुल प्लाजा वाले मामले का जिम्मेदार किसे करार दिया गया है? आखिर है क्या? गुल प्लाजा एक तरफ, लेकिन क्या वाकई में सिंध को 2 लख्त करने का मंसूबा हो चुका है? ये किसका दावा है? ये बात भी तो रहेगी आज की। कौन कर रहा है ये साजिश? और क्या इस वक्त ये जो इस जुमलेबाजी हो रही है, ये नूरा कुश्ती है? सियासी जमातों के दरमियान एक नूरा कुश्ती हो और उसका इख्तिताम। ये खेल किसका है? आज के प्रोग्राम में मैं आपको देने वाला हूं एक बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज। क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इस बात का वाज़े इशारा दिया जा रहा है कि अब कराची में एक बार फिर सिविल वॉर होने वाली है। नाज़रीन, इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों से फायरिंग की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। ये लफ्ज सिविल वॉर की इस्लाह क्यों इस्तेमाल की जा रही है और किसके लिए ये धमकी का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है? आज के प्रोग्राम में ये खतरनाक बात आपको बताने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त करूंगा कि बंदूकों की नोकें चाहे जितनी भी तेज हो जाएं और गोलियां जितनी भी बरसती रहे, डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, कोई लापता नहीं करेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जरूर कीजिए। ये जंग बंदूकों की नहीं, खामोशियों की है। ये बात पहली बार नहीं हुई है, बल्कि हमेशा ये बात होती रहती है कि जब कभी भी सिंध गवर्नमेंट को उसकी नाकिस कारकर्दगी, उसकी करप्शन पर अगर बात की जाए तो वो 2 कार्ड जरूर खेलती है। एक कार्ड ये खेलती है कि आपने सिंधी कौमियत का मजाक उड़ाया है, आप सिंध धरती के खिलाफ बात कर रहे हैं, और दूसरा मौका ये देते हैं कि यहाँ पर खून खराबा हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिएगा लाशें बिछ जाएंगी। हैरत अंगेज तौर पर इन लाशें बिछने की धमकी उन्हें दी जाती है कि जिनकी परवरिश या जिन्होंने हमेशा ही ये बात देखी हुई है कि गोलियां किस तरीके से बरसती हैं और दहशतगर्दी क्या होती है। लोग घरों में महसूर हो चुके हैं और शहर पर खौफ की फजा तारी है। यानी कि सिंध के शहरियों के मुतालिक ये बात कही जाती है। अब मामला यहां तक पहुंच चुका है कि एक अहम रहनुमा, और आप खुद देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक उनका, डिप्टी स्पीकर का ओहदा उनके पास, सूबाई वजारत वो रख चुके, और उसके साथ साथ अब वफाक के अंदर कौमी असेंबली के अंदर मौजूद है। मैं बात कर रहा हूँ शहला रजा की। यूं तो शहला रजा का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, लेकिन अगर लिसानी बुनियाद पर उन्हें देखा जाए तो वो एक उर्दू बोलने वाली यानी कि मुहाजिर है। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जो लोग कराची से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें अपनी नौकरियां बचाने के लिए या अपनी मुलाजमत बचाने के लिए ये बात बड़ी जरूरी होती है कि वो कराची के खिलाफ और कराची के लोगों के खिलाफ ही बात करें। चाहे इसमें कादर पटेल हो, चाहे इसमें सईद गनी हो, चाहे इसमें शहला रजा हो, ये सारे नाम वही शामिल होते हैं। इस बार जो धमकी दी गई है वो ये दी गई है कि अगर 18वीं तरमीम पर आपने बात की कि सिंध हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी
कारकर्दगी पर बात की, तो फिर कराची शहर के अंदर भले सिविल नाफरमानी शुरू हो जाए या सिविल वॉर शुरू हो जाए, लफ्ज इस्तेमाल उन्होंने क्या किया है कि सिविल वॉर हो जाए, लेकिन कराची को वफाक के हवाले नहीं किया जाएगा। ये खेल किसका है? दर हकीकत सिविल वॉर होती क्या है? सिविल वॉर का मतलब ही ये होता है कि मुख्तलिफ लिसानी काएं, मुख्तलिफ नजरियात अलग अलग रखने वाले लोग या फिर मुख्तलिफ और मसलकी या मजहबी लोग आपस में या मुख्तलिफ ग्रोह आपस में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ जाए, यानी कि जिसे कहा जाता है सिविल वॉर। इसका मतलब दो तरीकों से लिया जाता है। बज़ा औक़ात दो अलहदा ग्रुप एक दूसरे के साथ बरसरे पैकार होते हैं, बाकायदा उनके खिलाफ बंदूक से लड़ाई होती है, एक दूसरे पर हमले किए जाते हैं, या फिर ये दोनों ग्रुप में से कोई एक ग्रुप रियासत के साथ बराह रास्त तसादुम की कैफियत में आ जाता है। मेरा लफ्ज इस्तेमाल कीजिएगा कि जैसे बराह रास्त रियासत से तसादुम की कैफियत में आ जाता है। इसकी मिसालें आपको दुनिया भर में कई जगह पर मिलेगी कि जहां पर दो ग्रोह आपस में लड़ रहे हों, एक ग्रोह के ऊपर रियासत या हुकूमत का हाथ हो और दूसरा ग्रोह अलहदा से चल रहा हो, और इसका नतीजा क्या निकलता है ये आपके सामने मौजूद है। कराची शहर में होने वाले दीगर ऑपरेशंस में आपने ये बात देखी होगी कि हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी और वो किस तरीके से लोगों को उठाती थी, किस तरीके से लोगों को यहाँ पर बाकायदा चीरे लगाए जाते थे, लोग लापता हो जाते थे, और उसके मुकाबले में एक ग्रोह फिर उन्हें जवाब देता था। जब वो ग्रोह जवाब देता था तो उन्हें हमेशा से लुटेरा, भत्ताखोर या दीगर इल्जाम दिए जाते हैं। हमारी बात आप नहीं मान रहे, कोई एक ग्रुप खड़ा होगा, वो जो है वो हमारी भी बात नहीं मानेगा, वो कहेगा भाई जाओ ऐसी की तैसी, अब हम खुद देख लेते हैं। ये जंग बंदूकों की नहीं, मगर इस बार शला रज़ा साहिबा ये फरमाती हुई नजर आती है और फिर उनकी ही बात को इंडोर्स करते हुए नजर आते हैं इस वक्त के मेयर मुर्तजा वहाब। मुर्तजा वहाब का भी मसला यह है कि उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर अपनी नौकरी को कायम रखने के लिए हमेशा से यहाँ के लोगों के जो रियल जज्बात होते हैं उसके साथ तसादुम की तरफ जाना पड़ता है। अभी कहानी बाकी है। ये एक आम बात हो सकती है। उन्होंने ये कहा है कि सूबे को दो लख्त करने की कोई भी साजिश कामयाब नहीं हो सकेगी और ना ही सूबे को दो लख्त किया जा सकेगा। अब ये इशारे इस हद तक बढ़ गए, अगर आप इस वक्त ये बात पूछें कि सिंध हुकूमत ने आग क्यों नहीं बुझाई या मेयर साहब का इदारा आग बुझाने में क्यों नाकाम हुआ, तो वो आपको ये जवाब देंगे कि आप इस सूबे के गद्दार हैं, आप मुल्क के गद्दार हैं और आप जो है वो इस वक्त तमाम दहशतगर्दी के जिम्मेदार है। लेकिन ये वो लोग बात कर रहे हैं जिन लोगों ने हाथ से इस तरह के इंसिडेंट किए हैं इस शहर में। कल वजीर आला सिंध ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि जो उन्होंने सिंध असेंबली के अंदर खिताब किया था, उस सिंध असेंबली के खिताब के अंदर वो अंग्रेजों के जमाने की तारीख तो ले आए। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने कैसे इसे लीज पर दिया, नेमतुल्ला खान ने क्या किया, अब्दुल सत्तार अफगानी ने ये किया, फारूक सत्तार ने क्या किया, लेकिन गुज़िश्ता 18 सालों की अपनी कारकर्दगी पर और फायर ब्रिगेड का अमला क्यों नहीं पहुंच सका, उस पर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह इशारा दिया कि जनाब हम 18वीं तरमीम का हर सूरत में दिफा करेंगे। और 10:30 बजे यानी 16 मिनट बाद हुकूमती नुमाइंदा डिप्टी कमिश्नर वहां पहुंचा हुआ था और वो कंटिन्यूसली उधर रहा है। उसके साथ साथ पुलिस पहुंच गई थी। अगेन मैं बता रहा हूं कि इससे हमें सीखने की बहुत है कि प्रॉपर्ली कॉर्डन ऑफ किया गया नहीं किया गया था, कि पुलिस की लोग सुन रहे थे नहीं सुन रहे थे। ऐसे लोग जिन्हें सुननी चाहिए, जिन्हें मना किया गया है कि आप ना आए, वो वॉइस नोट्स है कि जी ना आए इधर, लेकिन उसके बावजूद आए, एक बड़े अटाले के साथ उधर पहुंचे। इसके साथ साथ ये एक इतना बड़ा सानिया था, मैं अपनी बता रहा हूं, मैं तब हर एक का मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करना चाह रहा, लेकिन हर एक आदमी इस पे सियासत किसी को नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं कहां से एक सानिया को 18वीं तरमीम और कराची को हवाले कर देना, ये बातें शुरू। 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जाए क्योंकि 18वीं तरमीम डिलीवर करने में नाकाम हो रही। दर हकीकत 18वीं तरमीम का मामला है क्या, ये भी एक बड़ा अहम मामला है। 18वीं तरमीम एक तरमीम नहीं है, बल्कि इसके अंदर
कोई 100 के करीब तरामीम शामिल थी, जिसमें जहां पर सूबों की खुद मुख्तारी की बात की गई थी, वहीं पर सदर के इख्तियारात कम करने की बात भी कही गई थी। तो इसलिए 18वीं तरमीम कोई एक तरमीम नहीं है, बल्कि इसके अंदर बेतहाशा तरामीम शामिल है। उसमें 103 आर्टिकल अमेंड हुए थे, अब वो कोई अमेंडमेंट नहीं। और उसमें जो सबसे अहम अंसर शामिल है जिस पर शिकायत हो रही है कि अगर 18वीं तरमीम के मुताबिक सिंध को कई महकमे या सूबों को कई महकमे दिए गए और सूबों को ज्यादा खुद मुख्तार किया गया, तो इस सूरत हाल में क्या सूबों की कारकर्दगी बेहतर रही और उन पर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम कहां तक मौजूद है। अब ये शिद्दत इस हद तक बढ़ चुकी है, मगर इसमें आज दो बड़ी अहम तब्दीलियां रोनुमा हुई है। इससे पहले कि मैं उन दो बड़ी तब्दीलियों की तरफ आपको बताऊं और मैं ये बताऊं कि मामला हुआ क्या है, उससे पहले एक बड़ी अहम खबर आपको दे देते हैं। और बड़ी अहम खबर ये तहलका खेज खबर ये है, सुनिएगा जरा, कि 8 दिन के बाद हुकूमत के इदारे यानी हुकूमत के इदारा और सिंध हुकूमत का एक और वजीर जियाल अंजार का नाम सुना आपने, वो इस बात की इजाजत देता, वजीर कानून वजीर दाखिला इस बात की इजाजत दे देता है कि जनाब अब FIR दर्ज कर दी जाए इस मुकदमे की भी। हैरत अंगेज बात यह है, बल्कि आपको शर्मनाक बात यह है कि इस FIR को जो दर्ज किया गया इसे सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया और हैरत अंगेज तौर पर इसमें इस बात का उनसर दिया गया कि आग लगने की वजह कोई गफलत थी और लापरवाही थी। दूसरी बात, इसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि अगर आग लग जाती है खुदा न खास्ता तो उस आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड और सिंध हुकूमत ने क्या काम किए, इन सब का कोई जिक्र नहीं किया गया। फिर इसके अंदर इस बात को कहा गया कि जनाब कोई भी FIR में किसी शख्स को मालूम करार नहीं दिया गया कि किसकी गफलत और किसकी लापरवाही की वजह से हुआ। इसमें सवाल उठाया गया कि लाइट क्यों बंद की गई, दरवाजे क्यों बंद किए गए, और फिर सारे मामलात में जो दफात शामिल की गई उसमें कत्ल की दफात शामिल नहीं की गई, क्योंकि रियासत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, तो ज़ाहिर हुकूमत ही सारे मामलात का जिम्मेदार आखिरकार में आप देखिएगा इन्हीं ताजिरों को, इन्हीं मुतासरीन को करार दे देगी और खुद बरी हो जाएगी। आज इस हवाले से एक तहकीकाती कमेटी भी वहां पर पहुंची। 8 दिन के बाद जब वो तहकीक करने पहुंचती है तो वो किस तरीके से तहकीक करेगी, आप एक सवालिया निशान छोड़िएगा। उसकी वजह यह है क्योंकि एक मलबा आग बुझ चुकी, मलबा सारा वहां से काफी उठाया जा चुका, वहां से जो लोग गए थे उनमें से 71 लोगों की बाकियात मिल चुकी है, अभी भी 10 लोगों की बाकियात नहीं मिली है। इस सूरत हाल में कि जब जाए वकुआ से चीजें उठाकर मेवा शाह के वहां पर अगर पहुंचा दी गई हो तो उस सारी सूरत हाल में आप खुद बताइए कि तहकीकाती कमेटी या तहकीकाती टीम क्या काम अंजाम देगी। कौन कर रहा है ये साजिश? हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात में दावा करती रही कि क्या वजह थी कि जब लियाकत बाग के अंदर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पर कातलाना हमला होता है जिसमें वो शहीद हो जाती है तो उसके बाद जाए वकुआ को क्यों धो दिया गया। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ से जाए वकुआ से तमाम चीजें हटाकर अब इस बात की तहकीकात मुकम्मल हो सकेगी। एक के बाद यह सिलसिला जारी है। मगर आज सुबह का आगाज जिस बात से हुआ वो बड़ी अहम बात थी और वो ये बात ये थी कि डॉक्टर फारूक सत्तार ने आज अपने अराकीन असेंबली के साथ और अपने रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लोगों को गुमराह करने के रास्ते पर चल पड़े, उन्हें मिसलीड किया जा रहा है। हमारे लिए सवाल ये था कि 2 दिन पहले मुस्तफा कमाल ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो वहां पर MQM पाकिस्तान के लोग मौजूद नहीं थे। बिल्कुल उसी तरीके से आज जब MQM पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें PSP के लोग मौजूद नहीं थे। एक वाजे तौर पर वाजे इशारा यही बता रहा है। मुस्तफा कमाल साहब को इस वक्त मीडिया के अंदर जो गुंजाइश मौजूद है वो एक अलग बात है, लेकिन हम ये देखना चाहते थे कि क्या आज इतने बड़े मामले के बाद और इतनी बड़ी सूरत हाल के बाद क्यों मुस्तफा कमाल साहब की टीम यहाँ मौजूद नहीं थी और पिछले दिनों MQM पाकिस्तान की टीम यहाँ पर क्यों मौजूद नहीं थी। इस बड़े साने की बावजूद सिवाय सिंध असेंबली के अंदर जब तमाम अराकीन ने एक साथ वहां नारेबाजी की, उसके अलावा कहीं पर भी MQM पाकिस्तान और मुस्तफा कमाल साहब का ग्रुप यानी कि PSP का ग्रुप एक साथ नजर नहीं आया है।
अब बात यहाँ तक नहीं रह गई, बल्कि कुछ जगहों पर जो कराची शहर के अंदर बैनर्स लगाए गए, हैदराबाद के अंदर कुछ बैनर्स की जो तस्वीर जारी की गई उसमें सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल साहब की तस्वीर है और किसी की भी नहीं है, और उसमें 18वीं तरमीम के हवाले से और 148 और 149 के हवाले से बात की गई। सवाल मेरा बड़ा अहम है कि अगर इस बारे में रहनुमाई अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के पास है तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की तस्वीर क्यों नहीं है? इसका मतलब है कि एमक्यूएम इस वक्त भी दो हिस्सों में वाज़ेह तौर पर तकसीम नजर आती। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर फारूक सत्तार ने उन पर लगे गए इल्जामात का जहां दिफा किया, क्योंकि उन पर इल्जाम आयद किया गया था कि जनाब 1991 के अंदर 1991 के अंदर इन्होंने लीज दी थी। मामला ये था कि आज डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने बार बार ये कहा कि हाँ भाई अगर लीज हुई भी थी तो आप ये बताइए कि आग क्यों लगी, और गुज़िश्ता 18 सालों के अंदर आपके पास हुकूमत मौजूद है और आपने तमाम बातें क्यों अब तक पूरी नहीं की, अपने लवाहिकीन को अब तक क्यों बाकियात नहीं मिल सकी, अब तक जो मुतासरीन है उनके हवाले से क्यों बात नहीं की सकी, और अब तक उन जिम्मेदारों का तयन क्यों नहीं किया गया कि जनाब आग क्यों लगी। इस बात का जवाब देने के लिए एक और साहब को तैयार किया गया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जो कि इस वक्त अब बुरी तरीके से लिसानी कार्ड और बुरी तरीके से अपने आप को सिंध कार्ड खेल रही है, इस वक्त तेजी के साथ सिंध कार्ड खेल रही है। उसने कराची शहर से ताल्लुक रखने वाले अपनी एक और एमएनए को आज राजी किया था कि जनाब आज आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो दफ्तर के जो कि सोशल मीडिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर आपको एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। आपको मालूम होगा कि सारे इख्तलाफात की और सारी की जो जड़ जहां से शुरू हुई थी, वहां जहां पर इन्होंने सबसे पहले अब्दुल कादिर पटेल साहब ने और शहला रजा ने जो कौमी असेंबली के अंदर गुफ्तगू की थी, उसके बाद ही ये मामला इंतजामी से ज्यादा सियासी हो गया था। और जिस तरीके से उन्होंने उस वक्त अल्ताफ हुसैन साहब पर और दीगर लोगों पर और मुस्तफा कमाल साहब पर और दीगर लोगों पर इल्जामात आयद किए थे, उसके बाद से ये मामला सियासी रंग हो गया था। बकौल गवर्नर साहब के या भाईजान के, वो क्या तो कहते हैं कि जनाब ये नूरा कुश्ती, जुमला सुनिएगा। अभी तो हमने शुरू किया है ब्लेम गेम, अभी तो सियासी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ताकि इन सारे मामलात पे से तवज्जो हटकर सियासी जमातों के दरमियान एक नूरा कुश्ती हो और उसका इख्तिताम फिर अल्लाह ना करे किसी दूसरे वाक़े पर। अब वो तो नूरा कुश्ती इसको करा दे रहे हैं, लेकिन खैर जो उन्होंने सिलसिला शुरू किया था कादिर पटेल ने, तो ये कहा जाता है कि बड़े ही दबंग किस्म से अब फारूक सत्तार और एमक्यूएम को जो जवाब देने के लिए कादिर पटेल को तैयार किया गया। कादिर पटेल कल रात के फ्लाइट से यहाँ पर पहुंचे थे और आज इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। सुबह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तैयारी कर ली कि अब क्योंकि सईद गनी और मुर्तजा वहाब का एक झगड़ा अपनी जगह पर मौजूद है, आपने देखा होगा कि कल भी जो खिताब हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कौमी सूबाई असेंबली के अंदर, वहां पर किसी ने भी मुर्तजा वहाब का दिफा नहीं किया, बल्कि उन्होंने सिर्फ तारीफ बताने पर ही गुजारा कर दिया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त मुर्तजा वहाब भले वहां पर असेंबली के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी मुर्तजा वहाब को कहीं पर भी दिफा नहीं किया जा रहा कि हाँ भाई मुर्तजा वहाब बिल्कुल ठीक था, मुर्तजा वहाब ने गलती नहीं की है। उसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफ है। अब ये वाला जो ग्रुप है, कादिर पटेल वाला ग्रुप है, ये इस वक्त सईद गनी साहब के साथ इतना ज्यादा फिट नहीं है। ये कुछ अपना झुकाव हल्का फुल्का मुर्तजा वहाब की तरफ जरूर रखता है और उसकी सबसे बड़ी वजह सईद गनी साहब के साथ इनके इख्तिलाफात और ताल्लुकात की नोयत है। मुर्तजा वहाब के यहाँ पर अब इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब इन्हें बात करनी थी, लेकिन ऐन मौके पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म कर दिया गया, यानी कि कैंसिल कर दिया गया। लफ्ज में इस्तेमाल कर रहा हूं, पोस्टपोन नहीं किया गया अभी तक, कि जब उन्हें कैंसिल कर दिया गया। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि कादिर पटेल साहब अगर फिर बात करेंगे तो इसमें अब जो मामला खराब होगा वो ज्यादा सियासी खराब होने की तवक्कुआत थी। तो आला हुक्काम ने, यानी कि खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आला हुक्काम ने कादिर पटेल को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोक दिया कि कादिर पटेल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ना करें। जहां पर ये मामला चल रहे हैं, मैं आपको बड़ी हैरत अंगेज बात ये बताता हूं कि यहां पर ये मामला चल रहे हैं और इस्लामाबाद के अंदर क्या मामला चल रहे हैं। यहां पर कराची जल रहा है, एक एक दिल दुखा हुआ है, हर जगह पर मातम है, अब तक बाकियात मिल नहीं पा रही है और लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और हर एक छोटी सी आग से भी डर रहे हैं कि कहीं पर फिर कोई सानिया ना हो जाए। वहां पर कौमी असेंबली के अंदर इस बारे में ज्यादा बहस होने की बजाय इस बारे में बिल पास होता है कि जनाब कोई भी शख्स अपनी बीवी को घूर नहीं सकता, यह हैरेसमेंट हिरासा करने के ज़मरे में आएगा। कोई भी शख्स अपनी बीवी के दूसरी शादी की धमकी नहीं दे सकता, यह हिरासा करने पे आएगा।
ये बिल पास हो रहा है। मैं जिस बात की तरफ आपको इशारा कर रहा हूं कि जब आपका माशी हब जल रहा हो और उस वक्त कौमी असेंबली के अंदर इस बारे में बहस हो रही हो कि जनाब कोई शख्स अपनी बीवी को घूरे या ना घूरे, इसे जुर्म करार दिया जाए, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि वफाक के अंदर मौजूद सियासी जमातें और वफाक के अंदर नुमाइंदगी करने वाली जमातें इस वक्त कराची जैसे अहम मामले से कितनी सिंसियर नजर आती है। और जब आग लगती है और जिसकी तरफ शहला रजा कह रही है कि जब सिविल वॉर शुरू होती है या उस तरह की सूरत हाल पैदा होती है, इसकी तरफ मुस्तफा कमाल ने यह इशारा किया कि अब अगर कोई अल्ताफ हुसैन पैदा होगा तो वो उससे ज्यादा वर्स्ट होगा, यानी कि वर्स्ट की लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है और फिर सूरत हाल किसी के संभाले नहीं आ जाएगी। खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात का इशारा कर रही है, एनक्यूएम इस बात का इशारा कर रही है, लेकिन वफाक इस वक्त इस मामले में बहस कर रहा है कि कोई अपनी बीवी को घूरे तो उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। खबर का जुमला एक और आगे चलकर आता है। मामला अभी तक यहीं पर मैं बात नहीं कर रहा, बल्कि इससे भी ज्यादा गंभीर सूरत हाल आगे चलकर पैदा होने वाली है। आज जहां पर यह मुकदमा दर्ज किया गया, जहां पर तहकीकाती टीमें आई, वहीं पर आज कुछ और चीजें भी पेशरफ्त हुई है कराची में, खासतौर पे गुल प्लाजा के सानिए के हवाले से। गुल प्लाजा के अंदर अब तक जो लाशें, अब तक जो वाकयात थी और जिस तरीके से मैंने आपको कल के प्रोग्राम में कहा था, इसमें जो वाकयात 71 में से मिली हैं उसमें से 16 ऐसी हैं कि जिनका डीएनए भी नहीं हो सकता है, यानी हड्डियां इस हद तक जल चुकी हैं कि उसका डीएनए पॉसिबल नहीं है। सवाल ये कि उन 16 लोगों को अब बाकियात किस तरीके से दी जाएगी या 16 लोग कौन होंगे। अब इसलिए पहला मरहला ये किया जा रहा है कि जनाबे वाला के जिन बाकी सब की बाकियात का डीएनए आने वाला है, वो जो कि कल या परसों मुतवक्के है, उसके बाद उनकी मैयतें देने के बाद या उनकी बाकियात देने के बाद जो बच जाएंगी उन 16 का फिर फैसला होगा कि ये 16 मिली कहां से और किस तरीके से मिली है। हैरतअंगेज तौर पर इस वक्त जो नाकिस कारकर्दगी का आलम यह है कि ये 16 जो बाकियात मिली हैं उस हवाले से डेटा ही नहीं रखा गया कि किस दुकान से मिली है, किस तरीके से मिली है। अब होगा ये एक की बाकियात दूसरे को, दूसरे की तीसरे को दे दी जाएगी। असल सवाल एक और बड़ा है और वो ये है कि जो बकाया 11 लोग हैं कि जिनकी बाकियात अब तक नहीं मिली है और अब तक जो टीमें हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे रेस्क्यू का, अब रेस्क्यू का लफ्ज तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये रेस्क्यू तो किसी को करने जा नहीं रहे, ये जो बाकियात को ढूंढने जा रहे हैं, इनका कहना आज ये है कि कम से कम 15% एरिया ऐसा है गुल प्लाजा कि जिसके अंदर अब भी दाखिल नहीं हो सकते हैं। तो जब तक उस 15% के अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं तो बकाया 11 के हवाले से कोई बात नहीं हो सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और इस वक्त सोशल मीडिया पर इस बात को ज्यादा परवान चढ़ाना शुरू कर दिया है कि जनाब ये जो सारी सूरत हाल हो रही है, गुल प्लाजा का जो वाकया हुआ है, जो गुल प्लाजा का सानिया हुआ है, इससे कुछ लोग, इसी एक साजिश है और इस साजिश की वजह यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने वहां पर अपनी एक इस्लामाबाद के अंदर एक ब्रीफिंग दी थी, उसकी वजह से ये एक हादसा पेश आया या इसे साजिश करार दे रहे हैं। सवाल बड़ा अहम है, क्या वाकई में ये साजिश है या फिर ये एक बहाना है कि जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी नाकिस कारकर्दगी की वजह से इसे एक साजिश करार दे रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक्त तमाम सोशल मीडिया हैंडलर्स को देखिए कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत में चल रहे हैं, वो इसे मुकम्मल तौर पर एक लिसानी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आपको हैरत होगी कि गुल प्लाजा के वाक़े के अंदर जो लोग भी शहीद हुए वो किसी एक लिसानी इकाई से नहीं है, यानी कि उसमें सारे के सारे मुहाजिर नहीं है। मुहाजिरों में वो मेमन भी हैं, वो उर्दू बोलने वाले भी हैं, वो गुजराती भी हैं, वो कच्छी भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ फैमिलीज बलोच थी, उसमें एक आध फैमिली सिंधी है, इसमें एक आध फैमिली पश्तून है, इसमें एक आध फैमिली गिलगित बल्तिस्तानी गिलगित की है। तो ये बहुत सारे अलग अलग कौमियतों के लोग हैं, क्योंकि कराची मिनी पाकिस्तान है, यहाँ पर एक बाजार के अंदर तमाम लिसानी इकाई के लोग मौजूद होते हैं। तो इसे लिसानी रंग देना या फिर इसे साजिश करार देना, खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मेयर को बचा रही है, अपनी हुकूमत को बचा रही है। इस वाक़े के बाद कम से कम ये हुआ है कि पूरे पंजाब केपीके के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत जो थोड़ी बहुत भी थी उसमें भी बहुत ज्यादा कमी वाक़या हुई है। और अब वजीर आजम बनने का ख्वाब जो बिलावल भुट्टो जरदारी का था, कम से कम अवामी सतह पर लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं मैं कि अवामी सतह पर शायद उनको वो वोट ना पड़ सके अगले 2 साल, क्योंकि इसका असर अगले 2 से 3 साल जरूर होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत पर। हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत
अपने सिंध कार्ड को खेलते हुए कम से कम अपने सिंधी बोलने वाले वोटरों को ये डरा रही है कि जनाब अपने उस वोटर को वो महफूज कर सके, और कह रही है कि जनाब ये किसी और की साजिश है और ये सिंध के खिलाफ साजिश करार दे रही है। ये एक बड़ा मामला है। तो अब तक की सूरत हाल मैंने आपको वाज़े कर दी है कि कहाँ पर क्या क्या हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। आगे क्या होगा सारी तफसीलात हम आपको बताते रहेंगे। इजाज़त दीजिएगा।